स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल KNC में। मैं हूं आपका दोस्त और आपका कोच अमृत राज। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इतिहास के 11 चुनिंदा शब्दों के बारे में, जो कि भारतीय इतिहास से नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास से इनका संबंध है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज हम लोग किन किन शब्दों पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम बारी बारी से एक एक शब्द के बारे में विस्तार से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहला शब्द है हमारा इतिहास पूर्व, दूसरा है दफनाने की प्रथा, तीसरा है मदर गॉडेस, चौथा हमारे पास विधि संहिता जिसको अंग्रेजी में लॉ कोड बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास पांचवा है दास्ता जिसको स्लेवरी बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद है कन्फ्यूशियसवाद और हमारा सातवां टर्म है सामंतवाद। आठवां टर्म है हमारा ब्लैक डेथ जिसको हिंदी में काली मृत्यु बोलते हैं। और दसवां टर्म है हमारा नौवां टर्म है हमारा मानवतावाद ह्यूमनिज्म। और 10वां टर्म है हमारा अभिजात वर्ग जिसको नोबेल क्लास अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद एथेंस का डेमोक्रेसी, एथेंस का लोकतंत्र। तो टोटल हमारे पास 11 शब्द हैं। अब मैं एक एक करके बारी बारी से हर एक शब्दों को विस्तार से समझाऊंगा, आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। तो पहला शब्द है हमारा इतिहास पूर्व। तो इसके बारे में सबसे पहले ये ध्यान जानिए कि इतिहास पूर्व जो काल कहते हैं, यह शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस पीरियड के लिए कर रहे हैं। इतिहास को मुख्य तौर पे आपका जो हिस्टोरिक फेज है वहाँ से शुरू होता है, जहाँ से आपको लिटरेरी सोर्सेज के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्लस में फॉरेन अकाउंट्स मिलना शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपके पास पूर्ण रूप से लेखन कला का विकास हो चुका होता है। तो उस दौर से जो इतिहास शुरू होता है उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन उससे पहले का जो दौर है जिसमें मानव जंगल में रह रहे थे, जो कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, जो पत्थर की गुफाओं में रह रहे थे, उनके पास कोई निवास स्थान नहीं था, उनके पास कोई एग्रीकल्चर नहीं था, वो घूम घूम करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उस दौर के लिए इतिहास में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसको प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, उसी को इतिहास पूर्व भी कहा जाता है। यह नेट के सिलेबस में शामिल किया गया है और इससे सवाल पूछे भी गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इतिहास पूर्व काल किसे कहते हैं, यह क्लियर हो गया। इसमें यदि मान लीजिए कि इतिहास पूर्व वाले काल का आपको अध्ययन करना है तो आप किस तरीके के सोर्सेज पे डिपेंड करेंगे। तो एक ही सोर्स होगा उस दौर का, वो होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसको हिंदी में पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। उसी के माध्यम से आप उस दौर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि उस दौर में जो मानव रह रहा था वो उसका क्या कोई निवास स्थान था, तो बिल्कुल निवास स्थान था। वो पत्थर की गुफाओं में रह रहे थे, लेकिन वो घुमंतु भोटिया वाला जीवन यापन कर रहे थे। कभी आज यहाँ हैं, कभी कल वहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि उस दौर में एग्रीकल्चर नहीं है। तो एग्रीकल्चर नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति, मानव समाज अस्थायी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। तो जब वो अस्थायी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है तो वो अस्थायी निवास की स्थापना क्यों करेगा? कॉमन सेंस लगाइएगा आप। और आगे आइए कि शिकार पे निर्भर था। तो एग्रीकल्चर नहीं था तो लोग क्या करते, जानवर को ही मार करके खाते थे। तो सुबह में निकल जाते थे शिकार पे और शाम तक लौटते थे और फिर उसी जानवर को पकाकर और कच्चे तरीके से भी खाते थे। तो जब तक आग का आविष्कार नहीं होगा तब तक तो वो कच्चा मांस ही खाएंगे, लेकिन जब आग का आविष्कार हो जाएगा तो उसके बाद उसी मांस को वो पकाकर भूनकर आग में खाने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से यह शब्द आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे आते हैं दूसरे शब्द पे। आज का हमारा दूसरा शब्द है दफनाने की प्रथा। तो आप ध्यान रखोगे कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तो मानव जन्म लेता है, उसके बाद लास्ट में मरता भी है। तो मरने के बाद जो उसके साथ जो प्रोसेस होता है उसके बॉडी के साथ, उसी प्रक्रिया को दफनाना बोलते हैं। शव को दफनाना, लाश को दफनाना। तो उसके लिए कई तरीके के सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे थे। हमारा पुराना जो सभ्यता है जिसमें 3 कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे थे। इंडिया का जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उसके साथ साथ मिस्र का सिविलाइजेशन, और एक सभ्यता और था जिसका मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो ये तीनों सभ्यताएं समकालीन सभ्यता थी। और तीनों में जब आप देखेंगे कि तीनों का दफनाने का जो प्रथा है, जो वहाँ पे कोई लोग मर जाते थे तो उनको जो दफनाया जाता था उसकी प्रक्रिया अलग अलग है, उन लोगों का कल्चर अलग अलग है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि मिस्र में एक तरीके का कॉन्सेप्ट चलता था कि आदमी के मरने के बाद भी उसका शरीर और आत्मा दोनों जिंदा रहता है। सवाल यह आ सकते हैं कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी जिसके लोगों को यह विश्वास था कि मरने के बाद भी इंसान का शरीर और आत्मा दोनों जिंदा रहता है। तो वो मिस्र के सभ्यता वाले लोग थे। दूसरी बात
कि जब मिस्र के लोगों के अंदर यह कॉन्सेप्ट था कि मरने के बाद शरीर और आत्मा दोनों जिंदा रहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते थे कि जब भी वो उस व्यक्ति को दफनाने के लिए जाते थे तो उस व्यक्ति के साथ उसके जीवन में जो भी उसके फेवरेट वस्तु हुआ करता था, जो भी उसका फेवरेट ऑब्जेक्ट्स था जिसको वो इस्तेमाल करता था पूरे लाइफ, चाहे उसका प्यारा सा कुत्ता हो, कलम हो, कॉपी हो, या फिर कोई भी चीज़ वो खाता था जो उसका फेवरेट था, तो वो उन सारे चीज़ों को क्या किया जाता था, कब्र के अंदर डाल दिया जाता था और उसके साथ उसको दफनाया जाता था। दूसरी खास बात क्या है कि इस दौर में मिस्र में जो दफनाने की प्रथा है उसमें चूंकि लोगों के अंदर यह कॉन्सेप्ट है कि शरीर और आत्मा दोनों जिंदा रहता है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे कि शरीर के ऊपर एक विशेष प्रकार का केमिकल का लेपन करते थे, उसको केमिकल को चढ़ा देते थे, जैसे आप तेल लगाते हैं उसी तरीके से एक रासायनिक लेप होता था जिसको वो लाश के ऊपर, मरे हुए व्यक्ति के ऊपर, उसके पूरे बॉडी पे रगड़ देते थे। उनका मानना यह था कि रगड़ने से क्या होगा कि उनका लाश सुरक्षित रहेगा, उनमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, और उसी के साथ उनका जो भी जीवन का फेवरेट वस्तु था उसको डालकर दफना देते थे। तो सवाल यह आएगा कि लेप लगाकर जो दफनाया जाता था जिन लोगों को, जिन सब को, उस लाश को क्या कहते थे, तो उसको मम्मी कहते थे। मम्मी नहीं, मम्मी कहते थे, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि कहाँ दफनाते थे, तो मकबरा में दफनाते थे। तो यहाँ से 3 चीज़ें निकल कर के आई, मेरे ख्याल से तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे आते हैं तीसरे टर्म पे, और तीसरा हमारा शब्द है मदर गॉडेस, हिंदी में इसको बोलते हैं मातृदेवी। तो आप देखोगे कि जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, फिर से मैं जाता हूँ वापस, हड़प्पा है, मिस्र है, मेसोपोटामिया जो है, विश्व की 3 प्राचीनतम सभ्यता हैं। तो उस दौर में जो लोग पूजा पाठ करते थे, जो लोग भय के कारण किसी की पूजा पाठ करते थे, तो सबसे पहले वो लोग प्रकृति की ही पूजा करते थे। लेकिन उस प्रकृति में, उस दौर में जो समाज एग्जिस्ट कर रहा था वह समाज मातृसत्तात्मक समाज था, और उसमें महिलाओं को ज़्यादा मतलब योग्य माना जाता था, उनको पूजनीय माना जाता था। और उनके लिए क्या किया जाता था कि महिला जब मर जाते थे तो उनके एक मूर्ति बना करके, या फिर किसी एक गॉडेस का मूर्ति बना करके, चाहे वो कांस्य का हो या किसी और भी चीज़ का हो, मूर्ति बना करके उसका पूजा किया जाता था। और उसी चीज़ से हिस्टोरियन एक सिंबल निकालते हैं कि उस दौर में सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है, यदि मातृदेवी की मूर्ति मिल रही है तो आप उससे अंदाज़ा लगाते हैं, आप उससे निष्कर्ष निकालते हैं कि उस दौर का समाज मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता का जब कल्चरल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस दौर में आपको कांस्य की बनी हुई मातृदेवी की मूर्ति मिलती है। उसी के आधार पे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो समाज एग्जिस्ट कर रहा था वो समाज हमारा मातृसत्तात्मक समाज था। तो इससे क्या समझ सकते हैं, और उस दौर में क्यों इसको मदर गॉडेस बोला जा रहा है, क्योंकि उस दौर में मातृदेवी की पूजा की जा रही है। दूसरी बात कि उसी दौर में मातृदेवी को खुश करने के लिए या अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लोग क्या करते थे, नर बलि प्रथा, मतलब लोगों को भी काटते थे, इंसान भी कटते थे, जानवर भी कटते थे, उनकी बलि दी जाती थी, सिर्फ इस वजह करके कि उनकी मनोकामना पूरी हो सके और मातृदेवी उनसे प्रसन्न हो सके। तो यह सवाल आ सकता है कि इस दौर में नर बलि प्रथा क्या एग्जिस्ट कर रहा था, तो निश्चित तौर पे एग्जिस्ट कर रहा था। आगे आते हैं, यदि इस तरीके की सभ्यताएं, इस तरीके के जो सुपरस्टिशन हैं अभी भी हमारे समाज में चल रहे हैं। आगे आते हैं, चौथा टर्म हमारा है वह है विधि संहिता, जिसको लॉ कोड बोलते हैं, दंड संहिता भी इसको आप कह सकते हैं। अब देखोगे कि सबसे पहली बार इतिहास में किसी शासक ने यदि विधि संहिता का निर्माण किया है, लॉ कोड का निर्माण किया है, तो वो शासक का नाम था हम्मुराबी। और हम्मुराबी कहाँ का शासक था, वो बेबीलोन का राजा था, बेबीलोन का सम्राट था जिसका नाम था हम्मुराबी। उसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए अपने प्रशासनिक व्यवस्था में लगे लोगों और अपने साम्राज्य के अंदर जो दास थे, जो स्त्रियां थी और बाकी के जितने भी जो लोग थे, उन सभी लोगों के ऊपर प्रशासन को संचालित करने के लिए और उनको दंड देने के लिए एक लॉ कोड का निर्माण किया, और वही इतिहास का सबसे प्राचीनतम लॉ कोड कहलाता है। आगे आते हैं, जब इसमें क्या क्या चीज़ें बात की गई थी, इसमें बातें की गई थी कि राजा का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके कौन कौन से कार्य हैं उनको करना जरूरी है, राजा को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, उसके साथ साथ किस व्यक्ति को कैसा दंड मिलेगा उसके बारे में बात किया गया था। यहाँ पर एक चीज़ें आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं
कि इस दौर से ही आप देखोगे कि यहाँ पर जो दंड का जो प्रावधान किया गया है वो सारे लोगों के लिए अलग अलग है। राजा के लिए अलग है, सैन्य वर्ग के लिए अलग है, अमीर वर्ग के लिए अलग है, उलेमा जो धार्मिक वर्ग हुआ करते थे उनके लिए अलग है, पादरी वर्गों के लिए। उसके बाद फिर आप देखोगे कि शूद्र जो हैं, जो दास हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए अलग तरीके के पनिशमेंट्स हैं, उनके लिए अलग तरीके के दंड की व्यवस्था की गई है। तो इसको आप डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो दंड के आधार पर, यदि इतना भेदभाव है तो इसमें ध्यान रखना है कि प्राचीनतम लॉ कोड किसने बनाया, तो बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने। और उसमें क्या क्या चीज़ें बात की गई थी, राजा के कर्तव्य के बारे में और उसमें पनिशमेंट के बारे में बात की गई थी, ये सारी चीज़ें। और आगे आते हैं, आज का हमारा 5वां टर्म है वह है दास्ता। ठीक है, दास्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैवरी। तो आप देखोगे कि दास सिस्टम हमारे यहाँ जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थी, विश्व की प्राचीनतम से प्राचीनतम सभ्यता में चले जाएं तो वहाँ पे दास सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, स्पेशली मिस्र के सिविलाइजेशन में और मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन में। तो दास को क्यों बनाया जाता था, जैसे एक राजा दूसरे राजा पर जब आक्रमण करते थे अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए, तो उस दौर में जो सैनिक युद्ध बंदी बना लिए जाते थे और जो वहाँ पे किसान थे उनको पकड़कर बंदी बना लिया जाता था और वो दूसरे राज्य में जाकर गुलाम बन जाते थे, वो दास बन जाते थे। तो दास्ता जो सिस्टम है, स्लैवरी सिस्टम, वो पूरे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में भी एग्जिस्ट कर रही थी। अब इसमें ध्यान देना है कि दास कई प्रकार के होते थे। दास एक व्यापारिक दास भी होते थे जिनके साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया जाता था। कृषक दास अलग होते थे। ठीक है, तो ये कई तरीके के दास हैं। तो ध्यान रखना है कि सिंधु में भी थे, मिस्र में भी थे, मेसोपोटामिया में भी थे। इनके साथ क्या होता था, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक होता था। और साथ ही साथ ये आप देखोगे कि आगे चल करके जब आधुनिक युग में दासों के लिए एक कानून बनाया गया और उसमें बात की गई कि दास अपने मन से स्वतंत्र भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई कानून नहीं था। यदि एक बार आप दास बन गए, गुलाम बन गए, तो पूरे जीवन जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक आप गुलाम ही रहेंगे। यह अंतर था। आगे आते हैं और छठा हमारा टर्म है आज का कन्फ्यूशियस वाद। तो ध्यान रखिएगा कि वाद जो होता है वो कई तरीके के होते हैं। जैसे कन्फ्यूशियस एक आदमी है जो चीन का एक फिलॉसफर हुआ करता था। तो उस दौर में कन्फ्यूशियस ने अपना फिलॉसफी दिया और आज भी देखोगे कि चाइना पे एक लंबे समय तक कन्फ्यूशियस का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो कन्फ्यूशियस ने जो थ्योरी दिया उसी को इतिहास में दर्शन शास्त्र में उसको कन्फ्यूशियस वाद कहा जाता है। तो पहला सवाल, कन्फ्यूशियस कहाँ का था, तो चीन का था। दूसरा कि कन्फ्यूशियस बाद में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि शिक्षा का जो असल उद्देश्य है, जो आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है अपने चरित्र का निर्माण करना। आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने बात किया कि आपके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, जिसको आप राष्ट्रवाद बोलते हो। राष्ट्र के प्रति असीम प्रेम होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि उन्होंने राजा के बारे में बात किया और बोला कि राजा जो है वो न्यायप्रिय होना चाहिए, वो सभी के साथ एक समान न्याय कर सके। और लास्ट में उन्होंने जोर दिया किस बात पे, कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आगे बढ़ना चाहिए। और आगे आते हैं, आज का हमारा 7वां टर्म है वह है फ्यूडलिज्म, जिसको हिंदी में सामंतवाद बोलते हैं। तो आप ध्यान रखो कि पुनर्जागरण से पहले का जो दुनिया है, जो यूरोपीय दुनिया हो या अमेरिकन दुनिया हो, वो उस दौर को सामंतवाद का युग कहा जाता है विश्व इतिहास में। भारतीय इतिहास में आप देखोगे कि गुप्त काल के पतन के बाद, चूँकि गुप्त काल में ही एक बड़े लेवल पे सामंतों को ज़मीन दिया जाने लगा था और वही सामंत बाद में आगे चल करके छोटे राज्य कायम कर लिए और उससे हमारा जो प्यारा सा अखंड भारत था वो टूट करके छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। और जब सामंत शक्तिशाली हुए तब उन्होंने राजा पे अटैक किया और राजा की बातों को नहीं माना। तो आप देखो कि मेडिएवल जो वर्ल्ड है उस दौर को सामंतवाद का दौर कहा जाता है। तो सामंत कौन होते थे? राजा रहते थे, राजतंत्र तो विद्यमान था ही, लेकिन राजा क्या करते थे कि अपने अधिकारी को उनके वेतन के बदले में जमीन का एक बड़ा सा भूभाग दे देते थे। तो वही जो व्यक्ति था जिसको भूभाग प्रदान किया जाता था वही व्यक्ति सामंत कहलाता था।
और सामंत जो है अपने मन से ज़्यादा टैक्स इम्पोज करते थे लोगों पे, कृषकों पे, और उन पे अधिक कर देना पड़ता था। किनको? कृषकों को। और सामंत क्या करते थे कि एक निश्चित कर इनका फिक्स था जो राजा को पहुंचा देते थे। तो इस जो दौर है उसी को सामंतवाद का दौर कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको सामंतवाद भी समझ में आ गया होगा। और आगे आते हैं, आज का 8वां टर्म है हमारा ब्लैक डेथ, जिसको हिंदी में काली मृत्यु बोलते हैं। तो आप देखो कि ब्लैक डेथ कहते किसको हैं। जैसे आप देखो कि इतिहास में एक बार फैला प्लेग की बीमारी, जिससे एक ही साथ करोड़ों लोग मर गए बिना इलाज के, कोई इलाज भी नहीं निकला। और एक ही साथ जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा है जिसमें कई सारे लोग एक ही साथ मर जा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे इतिहास पूर्व वाले काल में जाएंगे तो एक बीमारी फैला था जिसको प्लेग बोला था। और प्लेग एक तरीके का सिर्फ महामारी नहीं था, वैश्विक लेवल पे वो महामारी था, जिसको आप बोलते हो अभी पैंडेमिक। ठीक है, तो उस दौर में क्या होता था कि ब्लैक डेथ किसके, जो पैंडेमिक हुआ वो किस बीमारी के वजह से? प्लेग को ही। और प्लेग को इंडिया में प्लेग कहा जा रहा था, और यूरोपियन वर्ल्ड में जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसके कारण जो डेथ हो जाता था उसी को ब्लैक डेथ बोलते थे, काली मृत्यु बोलते थे। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ब्लैक डेथ शब्द का इस्तेमाल प्लेग के लिए किसने किया था? यूरोपियन लोगों ने किया था। और आगे आते हैं, आज का 9वां हमारा टर्म है वो है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। मानवतावाद के बारे में आप क्या देखेंगे कि आप देखोगे ऊपर में कन्फ्यूशियसवाद मैंने बताया, मतलब कन्फ्यूशियस के द्वारा दिए गए विचारों का संग्रह कन्फ्यूशियसवाद कहलाया। उसी तरीके से राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्र के प्रति असीम प्रेम। अक्सर देखोगे वाद वाले थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह पे काम करेगा। तो उसी तरीके से मानवतावाद है, यानी कि मानव के प्रति प्रेम, मानव जाति के प्रति असीम प्रेम, असीम भाव। तो इससे पहले क्या होता था कि जो दुनिया चल रहा था, यूरोपियन दुनिया स्पेशली, वहाँ पे लोग धर्म के प्रति ज़्यादा सेंटर्ड थे, धर्म के प्रति उनका ज़्यादा लगाव था, चर्च के प्रति, पादरी के प्रति ज़्यादा लगाव था। लेकिन पुनर्जागरण के बाद एक दौर आता है जिसमें उनको धर्म सेंट्रिक नहीं हुआ के, रिलीजन सेंट्रिक नहीं होकर के लोग ह्यूमन सेंट्रिक हो जाते हैं, और मानव के जीवन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए उस पर वो लोग फोकस करने लगते हैं। इसीलिए उस दौर में कई तरीके का कल्चर का निर्माण होता है और उस पर कला का डेवलपमेंट होता है, लिटरेचर का निर्माण होता है। उस दौर को पुनर्जागरण का दौर कहते हैं आप। तो उससे पहले का जो फेज है उसमें लोग रिलीजन सेंट्रिक हैं, पादरी सेंट्रिक हैं, कैथलिक सेंट्रिक हैं। लेकिन पुनर्जागरण के बाद चीज़ें बदल ली और उस दौर को मानवतावाद का युग भी कहा जाता है। एक लाइन में बोला जाए तो वह दौर जिसमें मानव के प्रति असीम प्रेम, असीम भाव, असीम लगाव उत्पन्न हुआ हो, उस दौर को मानवतावाद का युग कहा जाता है। और आगे आते हैं, आज का हमारा 10वां टर्म है अभिजात वर्ग। ठीक है, अभिजात वर्ग कहते किसको हैं दोस्तों? आप देखो कि पूरे दुनिया में जब राजतंत्र कायम था, चाहे वो भारत का हो इतिहास, चाहे वो विश्व का इतिहास हो, फिर कहीं और का भी इतिहास हो, उस दौर में आप देखो कि कोई भी राजा हो रहा है तो वो अपने प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक स्पेशल लोगों का ग्रुप बनाता है। जैसे आज के डेट में हमारे इंडिया में प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए हम लोग स्पेशल ऑफिसर्स नियुक्त करते हैं, जैसे IAS, IPS, IFS, IRS। तो ये क्या है? ये आज के देश के अभिजात वर्ग हैं, ये नोबेल क्लास पीपल हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब राजतंत्र में एक राजा अपने प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक खास वर्ग के लोगों का एक संगठन तैयार करता है, ग्रुप तैयार करता है, उसी ग्रुप को अभिजात वर्ग कहा जाता है। अंग्रेजी में नोबेल क्लास कहते हैं इसको। इसमें आप ध्यान रखिए कि कौन कौन लोग आते थे। जैसे मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, जो सैन्य अधिकारी, वो भी अभिजात वर्ग के अंतर्गत आते थे। अमीर वर्ग, जो पैसे से अमीर थे, उनको भी इसमें शामिल किया जाता था। कुलीन वर्ग जैसे मैंने बताया, ये सामंतवाद के बारे में यहाँ पे मैंने बताया था। तो यही जो सामंत है वो एक तरीके के कुलीन वर्ग का रूप लेते हैं, और जिनको समाज में ज़्यादा इज्जत प्रतिष्ठा हो। और समृद्ध लोग जो कि इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं जो हर चीज़ में उनका योगदान रहा हो, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, इन सारे लोगों को समृद्ध लोग, तो ये सारे भी जो थे किसमें थे? अभिजात वर्ग के अंतर्गत आते थे। उसके साथ साथ जो बड़े व्यापारी थे, जिनका मतलब बहुत ज़्यादा टर्नओवर हुआ करता था उस दौर में, तो उनको भी अभिजात वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट अभिजात वर्ग था वो था पादरियों का वर्ग। इंडिया में आओगे तो मौलवियों का वर्ग, उलेमा का वर्ग, और
साथ ही साथ यदि हिंदू जगत में जाते हैं तो पंडितों का वर्ग, ये जो वर्ग है, ये जो धार्मिक लोगों का समूह है, ये सबसे महत्वपूर्ण अभिजात वर्ग होता था, जो डिसाइड करता था कि राजा क्या करेगा, सामंत क्या करेगा। एक दौर था जब यूरोप में पादरी डिसाइड करते थे कि कौन किससे शादी करेगा, उसके विवाह और उसके तलाक की जिम्मेवारी भी पादरी के पास होती थी। आज भी देखो कि शादी होता है तो हम लोग चर्च में ही जाते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड में। और आगे आते हैं 11वां नंबर पे, और 11वां नंबर हमारा आज का लास्ट टर्म है, वो है एथेंस का डेमोक्रेसी। तो एथेंस का डेमोक्रेसी में सबसे पहला चीज़ याद रखिए कि पूरे विश्व में यदि पहली बार लोकतंत्र आ रहा है, विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की नहीं, जिसके बारे में आप वैशाली का लिच्छवी गणराज्य को जानते होंगे, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे विश्व में पहली बार जो डेमोक्रेसी है, जिसको ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वो ग्रीक के एथेंस एक शहर हुआ करता था, एथेंस डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। तो जो एथेंस डेमोक्रेसी है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। दूसरी बात कि आप देखोगे कि एथेंस में जो भी लड़के, जो भी युवा, जो भी व्यक्ति 20 साल से ऊपर का होता था, वो सभी आदमी को सभा का सदस्य बना दिया जाता था, सभा का सदस्य बना दिया जाता था। सभा एक प्रकार का जुडिशियल बॉडी हुआ करता था एथेंस में, जो कानून का निर्माण करता था, कानून का निर्वहन करवाता था लोगों से, ऑफिसर्स के माध्यम से। तो आप देखो कि 20 साल से ऊपर जो भी, जैसे आप यहाँ 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है वो वोट दे सकता है, उसी तरीके से 20 साल के ऊपर का जो भी व्यक्ति एथेंस में होता था वो सभा का सदस्य बन जाता था। और सभा एक राजनीतिक परिषद थी जो कानून बनाती थी, और उसी कानून से पूरा राज्य चलता था। तो अब इसमें अब तीसरा पॉइंट है, सभा जुडिशियल बॉडी था। अब इसमें ध्यान रखना है कि सभा एक जुडिशियल बॉडी था जिसमें एक साल में 40 बार लगभग मीटिंग होते थे, एक साल में लगभग 40 बार मीटिंग होते थे, और इसमें लगभग 5000 लोग आते थे। आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, आप चाहेंगे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखो कि सभा जो है एथेंस डेमोक्रेसी का एक जुडिशियल बॉडी हुआ करता था, जो एक साल में लगभग 40 बार मीटिंग करते थे वो लोग, जिसमें 5000 से ज़्यादा सदस्य सम्मिलित होते थे, इंक्लूडेड होते थे, पार्टिसिपेट करते थे। इसमें से और याद करने वाली बात क्या है कि जो एथेंस का डेमोक्रेसी था उसमें भी ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ IAS हैं, IPS हैं। तो वहाँ जो एथेंस के डेमोक्रेसी में जो ऑफिसर्स होते थे, जो मेन ऑफिसर्स, उनको लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, उनको आर्कन बोला जाता था। आर्कन, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है, आर्कन। दूसरी बात कि अब ये तो डेमोक्रेसी की कुछ विशेषता हो गई, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जिससे आप लगेगा आपको कि यहाँ तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। जैसे कुछ पॉइंट हैं, महिलाओं को वहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं था। तो यदि आप हमसे पूछेंगे तो ये तो एथेंस का डेमोक्रेसी हुआ ही नहीं, फिर ये कैसा डेमोक्रेसी है जहाँ पे महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। तो आप देखो कि ये इसकी, यदि ये इसके तारीफ़ किया यहाँ पर, तो यहाँ पे इसके कई सारे जो हैं वो डिमेरिट्स भी हैं। ये मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हम लोग इसको डेमोक्रेसी तो कह ही नहीं सकते हैं अभी के दौर में। दूसरी बात कहता है कि ओनली मेल पार्टिसिपेट इन दैट। अब सभा के जो सदस्य बनते थे, जो कानून बनाते थे, जो जुडिशियल बॉडी था, उसमें महिलाओं को कोई भी जगह नहीं दिया जाता था। एक तो महिलाओं को किसी तरीके के अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो जब अधिकार प्राप्त नहीं थे तो फिर सभा में उनको कैसे घुसने दिया जा सकता था, स्पेशली चूँकि जुडिशियल बॉडी था। तो तीसरा पॉइंट हमारा है, दास्ता को मान्यता प्राप्त था। मतलब कि एथेंस एक ऐसा डेमोक्रेसी है दुनिया का जिसको आप अजीबोगरीब लोकतंत्र कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्लेवरी सिस्टम है उसको बज़ाब्ते कानून बना करके उसको बोला गया था कि नहीं, दास्ता जो सिस्टम है वो सही सिस्टम है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फिर ये डेमोक्रेसी कैसे हो सकता है? जब सारे व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, तो फिर उसको डेमोक्रेसी हम लोग कैसे कह सकते हैं? तो दास्ता जो था वो मान्यता प्राप्त था यहाँ पर। दूसरी बात, इलीगल काम नहीं था, लीगल काम था। यदि आप स्लैब रखते हैं तो वो लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि सभी के लिए दंड अलग अलग। अब चूंकि यहाँ पे इतने स्तर पे विभाजन था तो ऑब्वियसली दंड भी अलग अलग होंगे। तो जहाँ पे दंड भी अलग अलग है, जहाँ पे आप लोगों को ट्रीट भी अलग अलग कर रहे हो, तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकता है। और लास्ट का जो पॉइंट है, एक राजनीतिक परिषद समिति में बटा हुआ था। तो सभा जो था एक राजनीतिक परिषद, जुडिशियल बॉडी था। उसी तरीके से एक राजनीतिक परिषद हुआ करता था एथेंस के डेमोक्रेसी में, जो कई तरह के छोटे छोटे समितियों में बटा हुआ था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आज मैंने आपको 11 शब्दों के बारे में बताया और एक वीडियो में और लेकर आऊँगा इस पर, जिसमें विश्व इतिहास से ही रिलेटेड कुछ और शब्द हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।